जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे CDS 2024 में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। तो ये अभी जो पेपर हुआ इसमें किस तरीके के क्वेश्चन रहे हैं और इसमें वन बाय वन हम सारे सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे, लेकिन आज हिस्ट्री को कवर करेंगे। क्वेश्चन का नेचर कैसा रहा, डिफ़िकल्टी क्या रही और कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड रहेगी, इन सब चीज़ों पर हम एंड में बात करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया, विच किंगडम वाज डिस्क्राइब्ड बाय गवर्नर जनरल डलहौजी एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। तो ये जो थीम्स NCERT है उसे मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। तो 1857 के रिवोल्ट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके लाकर विलय करने की कोशिश करी इंडियन टेरिटरीज़ को। जैसे बहुत सारे थ्योरीज लाए गए, जिसमें एक थ्योरी था पेगपत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जिसे कहते हैं। उसमें यह कहा गया कि अगर कोई राजा है, उनका बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो उस केस में वो टेरिटरी लैप्स कर ली जाएगी। और इसी आधार पर बहुत सारे किंगडम्स को लैप्स किया गया, जिसमें झांसी भी शामिल था। तो जब हम पढ़ते हैं कि 1857 के विप्लव के पीछे क्या क्या कारण रहे, तो इसमें एक रीज़न यह भी निकल कर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। तो ये अवध का जो कंडीशन है वो थोड़ा अलग था। अवध में क्या था ना कि अवध को किस तरीके से देखा गया, अवध का कंडीशन इस तरीके से था कि वहाँ के जो राजा हैं वो बहुत बेहतर ढंग से शासन चला रहे थे। बट डलहौजी का ये कहना था कि ये जो अवध का किंगडम है ये एक ना एक दिन हमारे मुंह में आकर जरूर गिरेगा, जैसे चेरी ड्रॉप होती है। दैट मीन्स सिंपल सी बात यह है कि हमने एक दिन इसे शामिल करेंगे ब्रिटिश टेरिटरी में। और वही चीज़ होता है 5 सालों के बाद 1856 में ये किंगडम कंप्लीटली एनेक्स कर लिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। क्या स्टोरी रहती है, अवध के नवाब कौन रहते हैं, अवध के बाद और भी स्टोरी एसोसिएटेड है। 1857 के रिवोल्ट के बाद जब अवध के राजा जो है वो अवध के नवाब जब टेरिटरी को छोड़ते हैं तो वहाँ की जनता काफ़ी दुखी रहती है। इन सभी स्टोरीज़ को मैंने ऑलरेडी कवर किया है इस चैप्टर में, और थीम्स NCERT के कंप्लीट वीडियो की लिंक में डाल दूंगा, कंप्लीट यूट्यूब पे कवर्ड है। तो ये लाइन देखिए, इसमें साफ लिखा गया है कि डलहौजी ने अवध के किंगडम को कहा, राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, और ये क्वेश्चन इजी है बिकॉज ये हमारी थीम्स NCERT से है। तो बैच में और ये यूट्यूब पे दोनों जगह पे हमने कवर किया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसमें क्या बोला गया है, आपको हाई ऑफिसेज के नाम दिए गए हैं और कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। किससे संबंधित? तो मौर्यन एम्पायर से संबंधित। पहला है समहर्ती, दूसरा है दोवारिक, तीसरा है अक्षपाताल और चौथा है संमिधात्री। तो ये CAPF का जो पेपर हुआ 2017 में, इसमें भी कुछ इसी तरीके का सवाल था। एक साइड में तो ऑफिशियल्स थे जिसमें समहर्त्री है, उसके बाद संमिधात्री है, फिर संस्थाध्यक्ष है, उसके बाद अंतर्वंशिका है, और इसके आधार पर हमें मैच करना था। देखिए, जो समहर्त्री होते हैं ये रेवेन्यू के चीफ कलेक्टर होते हैं। रेवेन्यू के चीफ कलेक्टर का मतलब क्या है, राजा के द्वारा एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता था। उस ऑफिसर का काम होता था कि जो रेवेन्यूज़ हैं उन्हें कलेक्ट करें। रेवेन्यूज़ अलग अलग तरीके के हो सकते थे, जैसे वो जो ऑफिसर है वो जाते थे और जो भी किसान हैं या जो भी लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं उनसे अलग अलग तरीके के टैक्स लेते थे। यहाँ पे अलग अलग का मतलब है कि वो या तो कई बार जो फसलें हुई हैं उसके कुछ परसेंटेज के आधार पर या कुछ रेशियो के आधार पर लेते थे, या कई बार कैश में भी वो लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन ऑफिसर्स का काम था। उसके बाद जो दूसरे ऑफिसर थे उनका नाम था सन्निधात्री। ये जो सन्निधात्री ऑफिसर हैं इनका जो मेजर काम होता था वो होता था कोषाध्यक्ष का। कोषाध्यक्ष का क्या काम होता है, जो ट्रेजरी होती है, जो खजाने होते हैं, उन खजानों की रखवाली के लिए सन्निधात्री ऑफिसर्स का काम होता था। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, सन्निधाता ये संस्कृत का वर्ड है बेसिकली, ठीक है। समहर्ता मतलब जो रेवेन्यू कलेक्टर हैं, और संमिधात्री मतलब जो ट्रेजरी के मालिक हैं, जो ट्रेजरी को देख रेख करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड में बहुत डिफरेंस है, और दोनों संस्कृत के वर्ड। आप संस्कृत में देखोगे समहर्ता का मतलब वही होता है, ठीक है, रेवेन्यू से एसोसिएटेड, और सन्निधात्री का मतलब भी होता है जो ट्रेजरी है, जिसे कोष कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उसके बाद संस्था अध्यक्ष है। तो संस्था अध्यक्ष मार्केट के सुपरिंटेंडेंट होते थे, मार्केट को रेगुलेट करने का काम होता था। हालांकि दिल्ली सल्तनत या उससे पहले भी हम देखते हैं तो चेंजेस आने लगते हैं इनके कामों में। ये स्पेसिफिकली हम मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अंतर्वंशिका है। अंतर्वंशिका कौन होते हैं, जो राजा का जो दरबार होता है ना, इस दरबार के बाहर जो द्वारपाल होते हैं वो
पैलेस गार्ड, पैलेस का मतलब महल, ये महलों की रखवाली के चीफ होते थे अंतर्वंशिका। ठीक है, तो अब यहाँ समहत्री तो है ही, और इसके बाद सन्निधात्री भी है, यानी डायरेक्ट यही क्वेश्चन है, साफ तौर से हम देख पा रहे हैं। तो समहत्री का मतलब क्या होता है? समहत्री का मतलब होता है, अभी हमने पढ़ा कि ये चीफ कलेक्टर होते हैं, ठीक है, चीफ रेवेन्यू कलेक्टर। इसके बाद सन्निधात्री कौन होते हैं? तो ट्रेजरर होते हैं। तो पहला और चौथा बिल्कुल सही है, यानी ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, या तो बी होगा या तो डी। इसके बाद जो द्वारिक हैं, क्या वो चीफ ऑफ आर्मी होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, जो द्वारिक है वो चीफ ऑफ आर्मी नहीं होते हैं। ये अगर हम पढ़ें, बहुत सारे बुक में ये कवर्ड है, ठीक है। तो देखिए, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स होते हैं उनमें समहर्त्री हैं, जिसे हम चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू कह रहे हैं, जैसे मैंने समझाया कि रेवेन्यू को ये कलेक्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद जो सुपरिटेंडेंट्स हैं उनमें और भी हैं, जैसे संविधात्री हैं जो ट्रेजरर होते हैं, जो रॉयल स्टोर यानी जो भी राज दरबार के खजाने हैं या और भी जो कीमती चीज़ें हैं, इन चीज़ों की देखभाल करते हैं। अक्षपाताल हैं, अक्षपाताल का काम है रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिस, यानी जो भी खर्चे हैं या जो भी चीज़ों की लिस्टिंग है, उन चीज़ों को प्रोवाइड करने का काम ये राजा को करते हैं। द्वारिक हैं, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है जो द्वार पे हैं, ठीक है। तो पैलेस अटेंडेंट के चीफ हैं ये देखिए, पैलेस गार्ड के चीफ जो हैं या पैलेस अटेंडेंट को के जो चीफ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतर्वंशिका भी कहते हैं, राइट, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, पैलेस गार्ड के चीफ को अंतर्वंशिका भी कहते हैं, और इसी के साथ साथ हम द्वारिक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो द्वारिक जो है वो चीफ ऑफ आर्मी नहीं है, ठीक है। द्वारिक क्या है? द्वारिक है चीफ ऑफ पैलेस अटेंडेंट। तो अगर वहाँ पे आप थोड़ा लॉजिक लगा पाएँ कि ये द्वार से एसोसिएटेड है और द्वार का मतलब क्या होता है? पथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे एसोसिएट करके आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो सेकंड गलत है और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो सवाल था इसमें आपको पेयर्स दिए गए हैं और करेक्टली मैच पेयर बताना है। पहला है गजपति, दूसरा है अशोपति और तीसरा है नरपति। दोस्तों, विजयनगर एम्पायर वाला जो चैप्टर है थीम्स एनसीईआरटी में, उससे हर साल सवाल आते हैं, सीडीएस में, सीएपीएफ में ऑलमोस्ट हर साल सवाल आते हैं, और वो भी हमने कंप्लीट कवर किया यूट्यूब पे सारे पीवाईक्यूज के साथ। तो ये बॉक्स में दिया गया है एलिफेंट, हॉर्सेज एंड मैन का इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है। पहला वर्ड है गजपति। देखिए, गज एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है हाथी। तो गजपति, देखिए ये जो वर्ड है ना पति, ये लॉर्ड को बोलते हैं। तो एलिफेंट्स के लॉर्ड को यानी हाथियों के स्वामी को गजपति कहते हैं। ये एक ओडिशा की काफ़ी पॉपुलर डायनेस्टी भी थी, जिस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है सिविल सर्विसेज में। 15th सेंचुरी की डायनेस्टी थी गजपति डायनेस्टी, काफ़ी माइटी रूलर्स भी थे और ये हमने कवर किया है। इसके बाद अशोपति कौन थे? तो विजयनगर एम्पायर के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं तो जो डेक्कन सुल्तान्स थे, विजयनगर एम्पायर के अलावा बाकी जो एरियाज में डेक्कन सल्तनत थी, उन्हें अशोपति कहा जाता था। अशोपति का मतलब लॉर्ड ऑफ हॉर्सेज, बिकॉज ये जनरली हॉर्स चैरियट इनका यूज करते थे। उसके बाद जो राय होते थे उन्हें नरपति या लॉर्ड ऑफ मैन कहा जाता था। अब विजयनगर एम्पायर में राय कौन है ये हमने कंप्लीट पढ़ा है, ठीक है, तो अभी हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे इसे, बट आप ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड ऑफ मैन हम किन्हें कहते हैं? राय को। तो राय जो है विजयनगर के, ये नरपति कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये हम साफ तौर से यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके बाद डेक्कन सुल्तान्स को हम अशोपति कहते हैं, ये भी सही है। इसके बाद जो गजपति हैं ये एक पावरफुल डायनेस्टी ओडिशा की, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1, 2 एंड 3। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है थीम्स एनसीईआरटी से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कश्मीर के उत्पल डायनेस्टी के बारे में ये सवाल है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला ये कहा जा रहा है कि इनके जो फाउंडर हैं अवंती वर्मन, इन्होंने अपनी एनर्जी को डिवोट करा जनता के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट यानी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो अवंती वर्मन के पीरियड का टाइम था कश्मीर में, ये इंजीनियरिंग ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। इनके जो मिनिस्टर थे सुइया, इन्होंने काफ़ी इस चीज़ में हेल्प करी और इससे जो अनाज है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, साथ ही जो कीमतें हैं वो भी घट गए। तो ये हमने बैच में कवर किया है, मैंने 1st to 12th सेंचुरी कंप्लीट पढ़ाया है और ये डायनेस्टीज़ के साथ, ठीक है, ये नया पैटर्न देखने को मिला तो इसे मैंने डायनेस्टी वाइज कवर किया। अब देखिए ये सिविल सर्विसेज का पैटर्न था, अब सीडीएस सीएपीएफ में भी अपना लिया गया है। क्या है कि 1st से 12th सेंचुरी के बीच बहुत सारी मेजर और माइनर डायनेस्टीज़ आई, तो किसी एक माइनर डायनेस्टी पर फोकस करके इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे गुप्ता डायनेस्टी के फॉल के बाद कई सारी माइनर डायनेस्टीज आती हैं, उन पर क्वेश्चन पूछा गया सिविल सर्विसेज में।
इसी तरीके से और भी डायनेस्टीज़ के ऊपर सवाल बने हैं। ये मैंने यूट्यूब पे भी आई थिंक वीडियो ये डाल दी थी, ठीक है। उत्पल डायनेस्टी के बारे में 8 to 10 सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है। अवंती वर्मन इनके फाउंडर थे। इसके बाद यस्कार आती है, इससे पहले कारकोट रहती है। तो सुया जो है ये अवंती वर्मन के ही मंत्री होते हैं और ये सुपरिटेंडेंट होते हैं बहुत सारे रेवोल्यूशंस के। खास तौर से इरिगेशन वगैरह में ये काफ़ी हेल्प करते हैं। वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान रहता है। और उत्पल डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट के बाद ये कारकोट को भी पूरे तरीके से ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो इसमें जो सही आंसर है वो मेरे ख्याल में ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि अवंती वर्मन ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बहुत सारा प्रयास किया, ये बात बिल्कुल सच है। और अवंती वर्मन के टाइम पर ही हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग ऑपरेशंस को काफ़ी बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न देखिए, ये अभी हम किस पेपर की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली CDS की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया वो सेंसस के ऊपर है। 2 स्टेटमेंट हैं। पहला ये है कि पहली बार जो सेंसस का प्रयास किया गया वो 1872 में था। दूसरा ये है कि 1881 से दशकीय यानी हर 10 सालों में सेंसस होना शुरू हो गया और ये एक रेगुलर फीचर बन गया। यानी 1881 के बाद 1891 में, 1901 में, 1911 में, इस तरीके से हर 10 सालों में सेंसस कंडक्ट होने लगा। ये जो सवाल है ये CISF में पूछा गया 2023 में, यानी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि भारत में पहली बार किस साल ऑल इंडिया सेंसस का प्रयास किया गया और किस साल से ये एक रेगुलर फीचर बन गया कि हाँ हर 10 सालों में अब सेंसस होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होना चाहिए, यानी 1872 में पहली बार प्रयास किया गया और 1881 से हर 10 सालों में सेंसस कंडक्ट होने लगे। देखिए मुझे सोर्सेज भी बताने की नीड नहीं पड़ रही है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो सवाल है वो PYQ बेस्ड है। ये साफ आप देख पा रहे हो, वर्ड भी इवन रिपीटेड है। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि CISF और बाकी पेपर भी अच्छे से कवर करने हैं और यही हमारे बैच का कोर एरिया है। हाँ, तो जो फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस है ये 1872 में हुआ, सही बात है ये, और 1881 से ये हर 10 सालों में होने लगा। तो आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जो है वो सी है, बोथ 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। तो ये मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आप पहले रीड करें। देखिए क्या कहा जा रहा है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुई 1931 में, इसमें ब्रिटिश सरकार ने बेसिक नेशनलिस्ट डिमांड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। नेशनलिस्ट डिमांड का यहाँ पे मतलब ये है कि आज़ादी चाहिए, आज़ादी को लेकर जो डिमांड रखी गई है उसे इनकार कर दिया गया। भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दी गई 1932 में। वायसराय लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के साथ शांति यानी रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिसी अपनाई। चौथा ये कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये साल्ट लॉ यानी नमक सत्याग्रह को तोड़कर शुरू हुआ, यानी नमक कानून को तोड़कर शुरू हुआ। तो ये चौथा बिल्कुल सही है। हम सब ने पढ़ा है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये साल्ट लॉ के ब्रेकिंग के साथ ही शुरू होता है। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं पहला। इसके बाद हम अगर पढ़ें बाकी का स्टेटमेंट को, तो जो पहला स्टेटमेंट है क्या ये सही है? तो आप ये पढ़ोगे स्पेक्ट्रम में भी और बाकी जगहों पे भी, जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया बेसिक इंडियन डिमांड ऑफ फ्रीडम को, यानी जो आज़ादी को लेकर मांग रखी गई उसे मना कर दिया गया। इसके बाद गांधी जी 1931 में आ जाते हैं भारत, और इस तरीके से क्या होता है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये फ्लॉप हो जाती है, या यूँ कह लें कि डेडलॉक बन जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। हालांकि डेडलॉक का मुद्दा कुछ और रहता है, बेसिकली रिजर्वेशन रहता है, बट ये भी एक बात सही है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आ पाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि हाँ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया फ्रीडम के नेशनलिस्ट डिमांड को। ये जो डोमिनेंट स्टेटस वाली बात है ये बिल्कुल गलत है। गलत इस मायने में है कि डोमिनेंट स्टेटस को लेकर बहुत प्रयास किए जा रहे थे। नेहरू रिपोर्ट भी आप जब देखोगे तो इसमें भी यही बात बोली जा रही थी कि हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। हाँ, ये जैसे सवाल था। ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस, ये नेहरू रिपोर्ट पर कौन सी बात रिकमेंडेड नहीं थी? तो डोमिनेंट स्टेटस रिकमेंडेड थी। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट रिकमेंडेड नहीं थी, जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। तो चूंकि हमसे नॉट पूछा गया इसलिए इसका आंसर बी है। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट में यूनिटरी और डेमोक्रेटिक सेंटर की भी बात की गई, अडल्ट सफरेज भी शामिल था। देखिए क्रिप्स मिशन के टाइम पर भी हम पढ़ते हैं कि जो क्रिप्स मिशन है उसमें भी कहा गया कि हम डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये बात सच है, हमसे गलत पूछा गया ना। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, बट ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। मतलब 1942 तक भी ये कह रहे हैं हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। हालांकि
हमने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उस टाइम तक जो डोमिनियन स्टेटस है वो बिल्कुल ओल्ड कंसेप्ट हो चुका था। हम पूर्ण स्वराज्य की बात कर रहे थे। बट जब इनिशियल डेज में 1930-32 के आसपास हमने डोमिनियन स्टेटस की बात रखी तो वो हमें नहीं प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, मतलब वही है ना कि जब ज़्यादा डिमांड की जा रही तो बहुत थोड़े से देने की बात हो रही है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? आधी आज़ादी से भी कम है ये। ठीक है, ये भी देखिए क्रिप्स मिशन के बारे, अच्छा ये आप पढ़ लीजिएगा, ये किस पेपर का है। क्रिप्स मिशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था कि जो इंडियन यूनियन है उन्हें डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, और वो भी कब? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो जाएगा। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब आप समझ लो 1945 के आसपास की बात है। मतलब जब हमें आज़ादी चाहिए तब ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन में बात यही रखी गई थी कि डोमिनियन स्टेटस लेंगे, बट हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हम संपूर्ण आज़ादी की बात तब तक कर रहे हैं। बार बार पूछा गया अलग अलग तरीके से, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हालांकि डिमांड रखी गई बट बिल्कुल भी ग्रांट नहीं किया गया, तो सेकंड गलत है। हम एलिमिनेट करते हैं, ये एलिमिनेट हो रहा है, ये भी एलिमिनेट हो रहा है। अब अगर पहला सही है तो डेफिनेटली आंसर जो है वो हमारा सी ही बचता है, बट हम थर्ड और फोर्थ को भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है विलिंगटन ने रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिसी अपनाई कांग्रेस के साथ। देखिए, माना जाता है कि जब कांग्रेस फॉर्म हुआ 1885 में, तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डफरिन नाम था, उसने सपोर्ट करा इस चीज़ को। उसने कहा ठीक है, ये कांग्रेस जो है वो बहुत सारी बातें उनके द्वारा कही गई जिसमें उन्होंने सेफ्टी वॉल्व का कॉन्सेप्ट दिया, सेफ्टी वॉल्व से एसोसिएटेड बात कही। तो ये बात सही है कि रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिसी इनिशियली रखी गई, बट विलिंगटन के टाइम पे नहीं, ये ठीक है, ये डफरिन के टाइम पर रखी गई। तो तीसरा गलत है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये साल्टो के ब्रेकिंग के साथ शुरू हुआ, ये बात तो बिल्कुल सच है। ठीक है, तो आंसर इसका सी होना चाहिए। तो ये PYQ बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा मैंने देखिए कुछ भी नहीं कवर किया है, तो आपको ये समझना होगा और बहुत अच्छे से समझना होगा। ये टफ क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि किस राजवंश के समय पर जो मेटल कास्टिंग स्किल्स है, यानी जो धातु हैं उनसे बहुत सारे यंत्र बनाना, ठीक है, और इसमें एक एक्सलेंट मैचलॉक बनाए जा रहे थे मेडिवल पीरियड में। अभी आप देखो तो ये पेपर हुआ CAPF का, उसमें भी इन्होंने पूछा कि अहोम जो है ये एक्सेलेंट मैचलॉक बना रहे थे, और फर्स्ट रेट गन पाउडर, आर्टिलरी पीसेस, इन चीज़ों को भी बनाने में इनका योगदान था। अगर ये बात सच है तो डेफिनेटली हम अहोम्स के साथ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से वही है ना कि फिर क्वेश्चन टफ पूछ रहे हैं बट उसी से रिपीटेड क्वेश्चन ये वापस बना रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि PYQ में अगर कोई टफ क्वेश्चन है तो उससे इन फ्यूचर क्वेश्चन बनेंगे, जैसा कि हम ये वाला देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ और वियर्ड है। इसमें पूछा गया है कि जो अंतरियां हैं ये एक गारमेंट है, एक तरीके का वस्त्र है, मौर्यन पीरियड में ये पहना जाता था। ये क्या था? ये अनअस्टिच्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ था जो कि बॉडी में ड्रेप किया जाता था, यानी ढका जाता था। दूसरा ये कि एक सिलाया हुआ ये एक गारमेंट होता था जिसमें स्लीव्ड ट्यूनिक देखने को मिलती थी। तीसरा ये कि एक हेड होता था जिसमें वीमेन एक्सक्लूसिवली अपने हेड को कवर करने के लिए इसका यूज़ करती थी। चौथा ये कि स्ट्रिप, यानी ये कपड़े के जो धागे के इस तरीके से होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े, इन्हें साथ में सिल करके बांधा जाता था वेस्ट में, यानी कमर में, और कोर्ड के साथ। तो दो चीज़ है, एक है उतरिया और दूसरी है अंतरिया। ठीक है, जो उतरिया है ना वो इस तरीके से इस वाले हिस्से में पहनी जाती थी, जबकि जो अंतरिया है ये इस तरीके से स्टीच नहीं, ये कपड़े के टुकड़े को बांधकर पहना जाता था। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। वीमेन टाइड देयर अंतरिया इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से अंतरिया को बांधा जाता था। इनिशियली ये ओपेक होता था, बाद में ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने लगा। एक सिंपल स्मॉल अंतरिया जिसे स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ कह रहे हैं, यानी ये कपड़े का टुकड़ा है। ठीक है, लंगोटी वाज अटैच टू द कायाबंद एट द सेंटर फ्रंट एंड देन पास्ड बिटवीन द लेग्स एंड टग्ड इन एट द बैक, यानी ये एक तरीके का मॉडर्न डे जो धोती है ना उसी के एंशियंट वर्जन है। ठीक है, लॉन्गर वर्जन ऑफ अंतरिया वाज द नी लेंथ वन बीइंग फर्स्ट रैप्ड अराउंड एंड सिक्योर्ड एट द वेस्ट, द लॉन्गर एंड देन प्लीटेड एंड टग्ड इन एट द फ्रंट। वही बता रहे हैं ये किस तरीके से इसे आगे इन्होंने लिखा है, कच्छा स्टाइल एंड टग्ड एंड इन एट द वेस्ट एट द बैक। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज़ होता था अंतरिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। ये स्ट्रिप का होता था, कपड़ों का टुकड़ा होता था और इसे इस तरीके से बांधा जाता था वेस्ट में। अब देखिए, ये जो वस्त्रों के ऊपर जो सवाल है, खासतौर से प्राचीन वस्त्रों पे, वस्त्रों और खान पान पे, ये क्वेश्चंस पहले नहीं बनते थे, बहुत कम पूछे जाते थे, बट अब इनका ट्रेंड है। जैसे ये आप ऑब्जर्व करो तो अभी जो CAPF का पेपर हुआ ना, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया।
ये वाला, जिसमें पूछा गया कि हेडगेयर जो 4th या 7th सेंचुरी में देखने को मिला, जो कॉस्ट्यूम्स या जो हेडगेयर्स थे वो किस तरीके के थे। ठीक है, इनमें ये मार्क्ड प्रेफरेंस देखने को मिला स्टिच्ड गारमेंट को, यानी जो सिलाए हुए वस्त्र हैं वो ज़्यादा यूज़ होने लगे। दूसरा ये कह रहे हैं कि सिंपल प्लेट्स बिना कोई फ्लोरल एम्ब्लिसमेंट के, यानी बिना कोई सजावट के, ये वीमेन की हेयर स्टाइल में ज़्यादा डोमिनेट करने लग गया। ठीक है, तो ये कॉस्ट्यूम्स के ऊपर अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये भी है, उसके पहले भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, ऐसा नहीं है कि ये अभी स्टार्ट हुए हैं। फर्स्ट इंडियन रूलर टू बी सॉन इन इमेजेस एज वेयरिंग अ ड्रेस अकीन टू ट्राउजर, यानी आज के डेट में जो ट्राउजर्स है ना, उसी के सिमिलर एक ड्रेस किस राजा के द्वारा पहना गया। तो इसका आंसर कनिष्क है। और ये चीज़ हमारी ओल्ड एनसीईआरटी में वैसे तो दी गई है। अच्छा, ये मैंने इमेज नहीं लगाया, बट ये ओल्ड एनसीईआरटी में है। ठीक है, कनिष्क है इसका आंसर। कल्हण की राज तरंगिनी के बारे में भी जब क्वेश्चन था तो यही पूछा गया था कि जो आम जनता है वो चावल और उत्पल साग, यानी एक तरीके की सब्जी जिसका जो टेस्ट है वो काफ़ी कड़वा होता था, ये खाते हैं। उसके बाद हर्षा ने जो कश्मीर है उसमें जनरल ड्रेस को ये इंट्रोड्यूस करा, जो कि बिफिटिंग होती थी किंग को, जिसमें एक लॉन्ग कोट शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातें सही है। इस तरीके से ड्रेस और खान पान पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट कुछ स्कॉलरली डॉक्यूमेंट हमें कवर करने होते हैं। ठीक है, और वो सब हम बैचेज में कवर करते हैं, जैसे उपिंदर मैम वाली बुक है या एएल भासम की जो बुक है, और भी बुक्स हैं, द वंडर दैट वाज इंडिया, इन सब जो बुक्स हैं इनको कवर करना है टॉपिक वाइज। ठीक है, इनमें जो कुछ टॉपिक्स हैं ना, जैसे ये क्लोथिंग वाला पार्ट हो गया या फूड वाला पार्ट हो गया, तो इसे हमें अलग से कवर करना होगा। और ये आप खुद से कवर करना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं बैच में, ताकि और अलग अलग डाइवर्स तरीके से हम कवर कर पाएँ चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सारनाथ के लायन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ये कह रहे हैं कि जो साफ्ट है, जिसे हम टोल टेपरिंग कॉलम कह रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो एलिप्टिकल टॉप पार्ट है, जो एबाकस है, उनमें कोई कार्विंग नहीं देखने को मिल रही है। कार्विंग का मतलब उत्कीर्ण, यानी कोई पत्थर है उसमें कुछ ड्रॉ किया गया हो या कुछ इमेज बनाई गई हो। तीसरा ये कह रहे हैं ओवरफ्लोइंग इनवर्टेड, यानी उल्टा पेटल्स, पेटल्स का मतलब कलियां या फूल के पंखुड़ियां हम कह सकते हैं, एबेकस के नीचे ये देखने को मिलता है। अब देखिए, लायन कैपिटल के ऊपर पहले भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो इससे शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सिविल सर्विसेज 1997 का है। हमसे पूछा गया है कि अशोक के जो स्टोन पिलर हैं इनके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। ये हाईली पॉलिश्ड है, मोनोलिथिक है, मतलब एक ही पत्थर में बनाए गए हैं। जो साफ्ट है पिलर का वो टेपरिंग है। और चौथा ये कह रहे हैं कि ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ऑब्वियसली आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ठीक है, और इसके साथ ही हम देखते हैं, हाँ ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड है, मोनोलिथिक है, यानी एक ही पत्थर के बनाए गए हैं। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ये जो साफ्ट है ये टेपरिंग है। टेपरिंग का मतलब क्या होता है कि एक जो हिस्सा है ना वो जाकर पतला हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मैं दिखाता हूँ इमेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है व्हील। ठीक है, व्हील के नीचे ये कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल में आप देख सकते हो ये लायन है। इसी के साथ ही ये एबेकस कहलाता है, ये वाला हिस्सा। इसमें भी आप देखो तो जानवर बने हुए हैं, 4 एनिमल्स है, इनकी हम बात करते हैं आगे। इसके बाद ये है बेल शेप्ड वेस कवर्ड विथ इन्वर्टेड लोटस। ये उल्टा लोटस है या लोटस के पेटल्स हैं, यानी पंखुड़ियाँ जिसे हम कह रहे हैं, उल्टे कमल की पंखुड़ियों से ढका हुआ कुंभिका। ठीक है, ये दंड है जिसे हम साफ्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसके नीचे हम अशोक के अभिलेख देखते हैं, इवन कुषाण के इंस्क्रिप्शन भी है, गुप्त इंस्क्रिप्शन भी है। थोड़ा इसे समझते हैं। जो अशोक का लायन कैपिटल है ये मोरन एम्पायर अशोक के द्वारा इरेक्ट किया गया था 250 BC में। तो इसमें 4 लाइफ साइज्ड लायंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसी में हम ये भी देखते हैं कि जो एबेकस का साइड है इनमें व्हील्स हैं जिनमें रिलीफ फीचर्स है। रिलीफ फीचर मतलब वही ड्रॉ किए गए हैं पत्थर में। इसके साथ ही 4 एनिमल्स देखने को मिलते हैं, लायन है, एलिफेंट है, बुल है, और इसके साथ ही एक हॉर्स है। ठीक है, बेल शेप्ड यानी घंटी के आकार का ये लोटस देखने को मिलता है। और इसी तरीके से हम आगे देखते हैं तो ये हमें सिंगल ब्लॉक यानी वही है कि एक पत्थर से यानी मोनोलिथिक कॉलम ये देखने को मिलता है, और ये हाईली पॉलिश्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। तो इस तरीके से इसमें जो आंसर है वो क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। जो साफ्ट है वो टॉल टेपरिंग कॉलम का, ये बात सच है, अभी हमने पढ़ी। एलिप्टिकल टॉप पार्ट जो एबेकस है इनमें कोई कार्विंग नहीं है, तो साफ तौर से गलत है। अभी हमने पढ़ा कि जो एबेकस है लायन कैपिटल का, इनमें 4 एनिमल्स की रिलीफ कार्विंग देखने को मिलती है। हॉर्स है, एलिफेंट है, ठीक है, उसके बाद बुल और लायन भी है ना।
तो सेकंड गलत है। अगर सेकंड गलत है तो ये आंसर होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। ये भी हमने साफ तौर से पढ़ा कि हाँ पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ तो देखने को मिलती हैं जो कि इन्वर्टेड है, एबेकस के नीचे है। ये देखिए, ये है एबेकस, ठीक है, इसके नीचे ये देखिए पेटल्स, है ना। तो इसका तीसरा जो है वो सही होना चाहिए, तो आंसर इसका बी होना चाहिए, ऑप्शन बी। और भी सवाल पूछे गए हैं, अभी रिसेंटली CAPF में भी पूछा गया था कि कौन सा एनिमल जो है वो हमें 4 नोबल एनिमल जिसे हम महा आजनेय पशु कहते हैं, क्योंकि ये लायन कैपिटल में देखने को मिलते हैं। तो इसमें लायन है, बुल है, हॉर्स है, बट डियर नहीं है, ठीक है। कौन कौन से वो देख लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर से देखिए, लायन है, एलिफेंट है, बुल है और हॉर्स है, ठीक है। लायन, एलिफेंट, बुल और हॉर्स। तो यहाँ जो डियर है इसकी जगह पे एलिफेंट होना चाहिए। तो अगला जो सवाल है उसमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यानी कालक्रम के अनुसार से समय में जो पहले आए हैं उन्हें पहले लगाना है और जो बाद में हुए हैं जो घटनाएं उन्हें हमें बाद में रखना है। इस तरीके के सवाल पहले बहुत पूछे जाते रहे हैं, जिनमें हिस्टोरिकल इवेंट को हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना होता है। यहाँ पहला है लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट हमें पता है ये 1916 में हुआ। इसके बाद है रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया। तो हमें पता है कि ICS इंडियन सिविल सर्विसेज जो कि प्रेजेंट डे सिविल सर्विसेज है, उसे उनमें 4th रैंक सुभाष चंद्र बोस जी हासिल करते हैं। और हालांकि वो रिज़ाइन करके 1921 में भारत आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रिप्स मिशन है 1942 में। नेवल म्यूटिनी हुई, ये रॉयल नेवल म्यूटिनी के बारे में हमें पता है 1946 में ही होता है। इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये आप देख सकते हो सिविल सर्विसेज में भी कि रॉयल इंडियन नेवी में कब म्यूटिनी हुई, ठीक है। तो ये 1946 में देखने को मिलती है, ठीक है, 1946 में 1946। तो इस तरीके से जब हम अरेंज करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी। कई लोगों के लिए ये रिकॉल करना टफ है, बट ये दोनों इवेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो 1 के बाद ही 4 आएगा। 1 के बाद ही 4 अगर हम देखें तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, ठीक है। फिर हमें एक पता होना चाहिए जो कि नेवल म्यूटिनी पता होती है लोगों को। अच्छा, ये इसके अलावा क्रिप्स मिशन, हाँ क्रिप्स मिशन ऑब्वियसली हमें पता होता है। एक में बस कन्फ्यूजन आ सकती थी, सेकेंड में, बाकी तो बहुत आसान है और आंसर तक हम पहुँच सकते थे। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें 2 स्टेटमेंट है एंशिएंट हिंदू मेटल इमेजेस के ऊपर हमें पूछा जा रहा है। पहला ये कह रहे हैं कि जो चोल वंश है उस टाइम पर हम देखते हैं कि एस्थेटिक और टेक्निकल फाइनेंसेस के लिए अपने मेटल स्कल्पचर्स के लिए जाना जाता है, यानी जो धातु के मूर्तियां हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरा ये कि जो आइकोनोग्राफी है या जो स्टाइल है चोला मेटल इमेजेस का, ये इनके स्टोन काउंटर पार्ट के सिमिलर है, यानी पत्थर की जो कलाकृतियाँ हैं उसी के समरूप ये मेटल्स के स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये फाइन आर्ट्स वाली बुक में बताया गया है बहुत सारी बातें कि किस तरीके से जो ये मेटल स्कल्पचर्स हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध थे, काफ़ी ज़्यादा इन्हें उत्कीर्णता मिली चोल साम्राज्य के समय में। क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता रहा है नटराज के विषय में। अभी तो मैंने बस एक क्वेश्चन लिया, बट बहुत बार पूछा गया है। तो ये बात बिल्कुल सच है, चोला पीरियड के बारे में हम सब जानते हैं कि ये मेटल स्कल्पचर्स के लिए जाना जाता है, तो पहला सही है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो स्टाइल है चोला मेटल इमेजेस का ये स्टोन काउंटर पार्ट के सिमिलर है, ये बात भी सही है। आंसर इसका सी है, बोथ 1 और 2। सेकेंड स्टेटमेंट NCERT में डायरेक्टली नहीं है, इस कारण से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो स्तूप के सजावट से संबंधित किंजल कणी इस शब्द का क्या मतलब है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ है, बट ये जो किंजल वर्ड है ना इसका मतलब होता है कमल या फूल से ये एसोसिएटेड है, फूल की मालाओं से, ठीक है। तो अगर इसका अर्थ आपको पता है तब आप आंसर तक पहुंच सकते हो। गार्लैंड ऑफ 1000 लोटस फ्लावर्स। देखिए ये वर्ड मैंने भी पहली बार सुना है। ये जो हमारी ओल्ड बुक आती थी, बहुत पहले की जो बुक थी जो 1992 के आसपास जो चल रही थी उस टाइम पे, उस बुक से क्वेश्चन है, बट ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा पढ़ना उन बल्कि बुक्स को। बट ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे किंजल शब्द का अर्थ पता था, इस कारण से मैं आंसर तक पहुँच पाया। बट ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। टर्म्स वाले क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो आंसर इसका डी होना चाहिए। एक लोटस फ्लावर, 1000 लोटस फ्लावर्स को जो माला बनाई जाती है हजारों कमल के फूलों की, वो किंजल किनी कहलाती हैं। ऋग्वेद में सीरियल्स के लिए कौन से टर्म यूज किए जाते हैं, यानी अनाज के लिए। तो ये देखिए राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव में क्वेश्चन पूछा गया, व्रीहि, मुद्गा, यव और इक्षु इनके विषय में। तो ये जो व्रीहि है ना ये राइस को बोलते हैं, ठीक है। जो मुद्गा है इसका मतलब होता है मूंग से एसोसिएट आप कर सकते हो, ठीक है। जो यव है, यव का मतलब होता है मिलेट, और जो इक्सु है ये होता है सुगर केन।
तो अगर हम यव और धन्य देखें ना, तो ये ग्रेन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है, यव और धन्य। ठीक है, तो आई थिंक सीरियल के लिए ये यूज होना चाहिए। बाकी जो वर्ड है जिसमें गोधूम है या व्रीहि है, गोधूम का मतलब गेहूं होता है, ठीक है, गेहूं को गोधूम कहते थे, और जो व्रीहि है ये चावल को कहते थे। तो ये जो ये भी सीरियल्स हैं, बट आई थिंक ग्रेन्स के लिए कलेक्टिवली जब बात की जा रही है तो यव और धन्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तो एक दो सवालों को छोड़ दें हम, तो बाकी के क्वेश्चन डुएबल हैं। जैसा हमेशा होता है 50% क्वेश्चन डुएबल होते हैं हिस्ट्री में, इस बार थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज है, तो 4-5 सवालों के बाद आई थिंक बाकी के क्वेश्चन डुएबल हैं, बट उनमें भी ईजी और टफ कैटेगरीज हैं। ये जो सवाल है ये वेदांत फिलोसॉफी पर आधारित है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो शंकर हैं ये अद्वैत वेदांत के फाउंडर हैं, यानी शंकराचार्य जी के बारे में कहा जा रहा है कि ये अद्वैत वेदांत के फाउंडर हैं। दूसरा ये है कि जो माधवाचार्य जी हैं ये द्वैत फिलोसॉफी के फाउंडर हैं। ये आप देखोगे तो 2022 में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फैसेट्स ऑफ यूपीएससी के नाम से ही, इसमें मैंने पोस्ट किया था। क्या पोस्ट किया था? जितने भी भक्ति सेंट्स हैं ना उनकी लिस्टिंग प्रोवाइड की थी, ठीक है, सभी भक्ति सेंट्स की, और उनका वो भी ये ईयर जिनसे ये एसोसिएटेड थे। तो इसी लॉन्ग पोस्ट में मैंने सबसे पहले शंकराचार्य जी के बारे में बताया था कि ये 9th सेंचुरी के सेंट हैं। इनका जो जन्म है ये कलादी केरल में हुआ था। ये अद्वैत के फाउंडर है। अद्वैत का मतलब क्या होता है कि ये जो संसार है ना इसकी रियलिटी को नकारा जाता है, और जो ब्रह्म है वो माना जाता है कि वो ओनली रियलिटी जो है वो ब्रह्म ही है, ठीक है। और इनके अनुसार यही है कि इकलौती चीज़ जो हमें मोक्ष को प्राप्त करवाने में मदद करेगी वो ज्ञान है, ठीक है। ये शंकराचार्य जी की फिलोसॉफी है। जबकि जो माधवाचार्य जी हैं ये 13th सेंचुरी के सेंट हैं। ये कन्नाडा रीजन से थे और इन्होंने द्वैत को प्रोपाउंड किया, ठीक है। द्वैत की फिलोसॉफी क्या कहती है? द्वैत की फिलोसॉफी ये कहती है कि जो ह्यूमन सोल जिसे हम आत्मा कहते हैं ना, ये हमारे अल्टीमेट रियलिटी से अलग है, जिसे हम ब्रह्मा कह रहे हैं, जो कि अल्टीमेट रियलिटी है यानी अंतिम सत्य है, ये इससे अलग है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि जो गॉड है यही सुप्रीम सोल है, ये हमारे इंडिविजुअल सोल से अलग हैं, ठीक है। समझ गए ना द्वैत का मतलब? देखिए, एक तो है अद्वैत। अद्वैत मतलब जो द्वैत नहीं है। अद्वैत का मतलब ही होता है मोनोइज्म। मोनो मतलब सिंगल। अद्वैत फिलोसॉफी में ये कहा जाता है कि जो इकलौता सत्य है, जो अंतिम सत्य है, वो ब्रह्मा ही है, ठीक है। जबकि जो द्वैत वेदांत है इसमें कहा जाता है कि दो चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि हमारी आत्मा, ह्यूमन सोल, और दूसरी जो है वो ब्रह्मा यानी अंतिम सत्य, जिसे हम अल्टीमेट रियलिटी कह रहे हैं। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपस में अलग अलग हैं, एक नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोनों बातें सही है और ये हमारी पोस्ट से ही कवर्ड है, हालांकि ये एनसीईआरटी में भी है। तो आंसर जो है इसका सी है, बोथ 1 और 2। तो इस तरीके से हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आप किसी उत्तर से असहमत हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत लोग पूछ रहे हैं हमारी सूरवीर बैच के बारे में। तो देखिए, जो सूरवीर बैच 2.0 है ये बहुत ही जल्द अनाउंस हो जाएगी 2-4 दिनों के अंदर। अभी जो एनरोलमेंट्स हैं वो स्टार्ट है और इनमें जो डिटेल्स हैं वो आप ले सकते हैं। ये इंक्वायरी के नंबर्स हैं, ठीक है, और ये आईडी है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके और डिटेल ले सकते हैं। वैसे मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, 35 ईयर्स के टॉपिक वाइज PYQs को हम कवर करते हैं। इसके अलावा NCERT, स्टैंडर्ड सोर्सेज, सारी चीज़ें कवर होती है। तो ये 1 स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। जल्द ही हम अन्य विषय को भी कवर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।